मित्रों नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर। आज के हम अपने इस सेशन में बजट 2022-23 पर चर्चा करेंगे। बजट 2022-23 पर चर्चा कर रहे हैं। इसके पहले हमने बजट पर दो स्टैटिक क्लास दी है, एक तो बजट के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर और दूसरा बजट के कुछ आर्थिक शब्दावलियों पर। वो क्लास आप पहले देख भी चुके हैं। उन दोनों क्लास पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल चुका है और अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर जाकर के आप उस पर प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लगा चुके हैं। अब हम डायनेमिक बजट के डायनेमिक पोर्शन को कवर कर रहे हैं और बजट 2022-23 की बात करेंगे। हम लोग बजट 2022-23 की बात करें उसके पहले देखिए एक छोटा सा एक जल्दी से ब्रीफ कर लेते हैं। देखिए बजट 2022-23 की बात करेंगे तो हर बार बजट में 3 साल के आंकड़े एक साथ चलते हैं। बजट में एक साथ 3 वर्ष के आंकड़े चलते हैं। एक तो बीते वर्ष का आंकड़ा होता है, चालू वर्ष का आंकड़ा होता है और जो भावी वर्ष आने वाला है उसका आंकड़ा होता है। क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च तक जाता है। यह बजट आया 1 फरवरी को। भारत में वर्तमान में बजट प्रस्तुत करने की परंपरा 1 फरवरी को है, अर्थात जब 1 फरवरी को बजट सदन में प्रस्तुत किया जाता है तब हम एक करंट ईयर में होते हैं। जैसे 1 फरवरी 2022 को बजट वर्ष 22-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया, जो 1 अप्रैल 2022 से शुरू होगा और हम फरवरी 2022 में इसे प्रस्तुत कर रहे हैं। तो उस समय फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है 2021-22, क्योंकि अभी 21-22 31 मार्च को खत्म होगा और हम फरवरी 2022 में ही बजट प्रस्तुत कर रहे थे। और पहली बार जब फरवरी 2022 में बजट 2022-23 का बजट अनुमान आया था तब ये वाला फाइनेंशियल ईयर अंतिम हुआ था, क्योंकि जब ये वाला बजट आया था तब ये चालू वर्ष था। तो देखिए हर साल जब भी बजट आता है तो उस बजट में एक साथ 3 आंकड़े होते हैं। एक तो जो भावी बजट वर्ष है आने वाला उसका बजट अनुमान होता है, क्योंकि जो आने वाला है उसका सिर्फ अनुमान है। इसके अलावा चालू वर्ष जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा होता है उस फाइनेंशियल ईयर का कुछ संशोधित आंकड़ा आता है, क्योंकि जो अनुमान था जरूरी नहीं है कि वो यथावत हो, तो उसमें जो संशोधित आंकड़े होते हैं उसे लाया जाता है। और उसी समय जो एक बीता वित्तीय वर्ष होता है जो पहली बार बीत चुका होता है उसके अंतरिम आंकड़े आते हैं, अंतिम आंकड़े आते हैं। तो आइए इसको एक उदाहरण के समझ लेते हैं जल्दी से। जब बजट 2022-23 का बजट आया, ये जो 2023-22-23 का बजट आया, तो इसमें 2021-22 बीते वर्ष के अंतिम आंकड़े आए थे और 2021-22 का चालू वर्ष है उसका संशोधित आंकड़ा आया है और बजट वर्ष 2022-23 है, अर्थात भावी बजट है उसका बजट अनुमान आया है। तो इस साल के बजट डॉक्यूमेंट में भी 3 वर्ष के एक साथ ऐसे आंकड़े आए होंगे। तो यहाँ तक की बात मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। आइए जल्दी से हम अपने यहाँ के फाइनेंशियल ईयर की बात कर लेते हैं। वित्त वर्ष हमारे यहाँ 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को खत्म होता है। ये पहले बेसिक बजट में भी हम लोग बात कर चुके हैं। और ये जो फाइनेंशियल ईयर होता है ये 2 छमाही में बटा होता है, प्रथम छमाही, द्वितीय छमाही। अप्रैल से सितंबर को प्रथम छमाही इकोनॉमिक्स में हम लोग देखते हैं। अक्टूबर और मार्च में हमारा जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसे हम द्वितीय छमाही कहते हैं। और कुल एक फाइनेंशियल ईयर में 4 क्वार्टर में बटा होता है। तिमाही 4 होते हैं। प्रथम क्वार्टर 1 प्रथम छमाही में 2 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1 क्वार्टर 2, और द्वितीय में क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4। ये क्वार्टरली रिजल्ट जो कंपनीज होती हैं उन सब के रिजल्ट क्वार्टरली आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है हमारा फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक है। एक फाइनेंशियल ईयर में 2 छमाही और 4 क्वार्टर होते हैं। ठीक, तो अब एक जो बजट डॉक्यूमेंट होता है उसमें क्या क्या बेसिक बातें होती हैं इसे हम लोगों ने देखा जाना। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आखिरकार बजट का उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए 2003 में एक
एक्ट पारित किया गया था, उस एक्ट का नाम था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट 2003। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट 2003, इसको बोलते हैं FRBM एक्ट। FRBM एक्ट राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003। 2003 में एक्ट आया था। इस अधिनियम में सरकार के ऊपर दो प्रकार के दायित्व डाले गए हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत सरकार के ऊपर मात्रात्मक दायित्व होता है और गुणात्मक दायित्व। दो तरह के वित्तीय प्रबंधन का दायित्व सरकार के ऊपर डाला गया है, अर्थात सरकार को लगातार मात्रात्मक सुधार और गुणात्मक सुधार, बजट में मात्रात्मक सुधार और गुणात्मक सुधार दोनों की आवश्यकता होती है। ये दोनों वैधानिक अधिनियम है, कानूनी दायित्व है, जिसे बोलते हैं FRBM एक्ट, जो आया था 2003 पर। अगर बात करें कि आखिरकार बजट का उद्देश्य क्या होता है, तो देखिए बजट का जो उद्देश्य होता है वो होता है स्थायित्व लाना, देश की अर्थव्यवस्था में स्थायित्व लाना, प्रगति और समृद्धि लाना, और साथ ही साथ वितरणकारी न्याय स्थापित करना। तो अगर बात करें सरकार के उद्देश्य की, तो सरकार का उद्देश्य ये 3 होता है, और यह राजकोषीय नीति का अंतर्गत आता है। बजटरी नीति कहो या राजकोषीय नीति। अर्थव्यवस्था, 2 बेसिक रूल्स, अर्थव्यवस्था के 2 आधारभूत नियम हैं। एक है क्या? एक है राजकोषीय नीति और दूसरा है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति देश की सरकार, मौद्रिक नीति देश का केंद्रीय बैंक नियत करता है, और राजकोषीय नीति या बजटरी नीति कौन करता है? ये सरकार द्वारा तय किया जाता है। तो चलिए मित्रों, हम अपनी क्लास को आगे ले चलते हैं और बात करते हैं। देखिए पहले भी बेसिक क्लास में भी हम लोगों ने देखा है कि जो बजट है वो सरकार की एक वित्तीय वर्ष में आय और व्यय का एक लेखा जोखा होता है। और अगर उसकी बात करें तो इस साल के या बजट में इस साल का जो ट्रेंड है सरकार की प्राप्ति और व्यय का, इसे हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग आइए सबसे पहले देखते हैं कि आखिरकार जो सरकार की कुल प्राप्तियां हैं, तो पहले इस वाले हिस्से में हम लोग बात कर लेते हैं सरकार की कुल प्राप्तियां। सरकार की जो कुल प्राप्तियां हैं उसे 2 हिस्से में बांटा जाता है। एक तो राजस्वगत आय या प्राप्तियां और पूंजीगत आय या प्राप्तियां, और व्यय को भी हम लोग 2 हिस्से में बांट सकते हैं। जितने भी व्यय हैं वो राजस्वगत व्यय है और पूंजीगत व्यय है। तो सरकार के जितनी भी प्राप्तियां हैं वो 2 प्रकार की हैं, और जितने भी व्यय हैं वो 2 प्रकार के हैं। अब अगर बात करें कि राजस्वगत, सरकार के राजस्वगत आय में क्या क्या शामिल होता है, तो उसमें 2 तरह की इनकम शामिल होती है। राज्य की जो करगत आय है और जो गैर करगत आय है, ये दोनों इनकम राजस्वगत आय में शामिल होती है। इसके अलावा पूंजीगत आय में ऋण, विनिवेश और ऋण वसूली। पूंजीगत आय में सरकार जो ऋण लेती है, जो डिसइन्वेस्टमेंट करती है, अर्थात जो परिसंपत्ति को निकालती है, और जो ऋण वसूली करती है, वो ऋण और अगर उसने दिया है उसे वसूला, तो वो सब पूंजीगत आय के अंतर्गत आते हैं। और करगत आय और गैर करगत आय वो कहाँ जाते हैं? वो सब राजस्वगत आय में जाते हैं। टैक्स से वसूला वो तो करगत आय है। इसके अलावा जो उसे लाभांश मिला और जगहों से उसे जो लाभ मिला उसको क्या बोलते हैं? गैर करगत आय। अब अगर बात करें व्यय की, तो सरकार के व्यय को भी हम लोग 2 हिस्से में बांटते हैं, राजस्वगत आय और पूंजीगत आय। व्यय, राजस्वगत व्यय में देखिए ब्याज का भुगतान करना, रक्षा भुगतान करना, सब्सिडी का भुगतान करना, राज्यों को जो केंद्र सरकार द्वारा अनुदान दिए जाते हैं उनकी हिस्सेदारी दी जाती है, वो सब राजस्वगत व्यय का हिस्सा होता है। सरकार जो निवेश करती है, सरकार जो ऋण का भुगतान करती है, सरकार जो नए नए ऋण वितरण करती है, उसे पूंजीगत व्यय कहते हैं। और किसी भी देश के बजट में अगर पूंजीगत व्यय बढ़ रहा है तो वो एक अच्छा माना जाता है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर रही है सरकार, ऋण भुगतान कर रही है, अर्थात ऋण जो उसके ऊपर थे उसको खत्म कर रही है, और नए नए ऋण अगर वितरण कर रही है, तो ये सब सोर्स बनते हैं सरकार के जो गुणात्मक दायित्व है उसके अंतर्गत आता है। तो ये तो जानकारी है किसकी? सरकार की कुल प्राप्ति और कुल व्यय को किस प्रकार से हम 2 हिस्से में बांटते हैं, और कौन कौन सी चीजें करगत राजस्व हैं, कौन कौन सी चीजें गैर करगत राजस्व हैं, कौन सी प्राप्तियों में आती हैं, कौन से व्यय में आती हैं। आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे।
और देखते हैं कि जो सरकार की कुल कर प्राप्तियां होती हैं, करगत आय है, वो दो हिस्से से आती है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। सरकार के करों को दो वर्गों में बांटा जाता है, उसकी कुछ इनकम, कुछ कर प्रत्यक्ष कर होते हैं और कुछ कर अप्रत्यक्ष कर होते हैं। जैसे निगम कर और आयकर, ये प्रत्यक्ष कर के वर्ग में आते हैं, अर्थात ये सरकार की कर प्राप्तियां हैं, लेकिन कैसी हैं? प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां हैं। और कर प्राप्तियों में अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो उसके अंतर्गत उत्पाद कर अर्थात उत्पाद शुल्क, जीएसटी, सेवा कर और सीमा शुल्क या आयात शुल्क आता है। ये सब अप्रत्यक्ष कर हैं और सरकार की करगत प्राप्तियों में शामिल होती हैं। निगम कर कारपोरेशन टैक्स है। निगम कर सरकार को जो कारपोरेशन की इनकम पर लगाने वाला टैक्स है। जो कंपनियां होती हैं, जो उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, उनकी निजी आय पर कर और व्यक्तिगत आय पर लगने वाले कर को आयकर कहते हैं। ये दोनों डायरेक्ट टैक्सेस हैं, ये सब इनडायरेक्ट टैक्स हैं। तो इस तरह से ये करगत प्राप्तियां हैं। आप हैं अपने चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर और आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेज प्रयागराज पर एक पेड कोर्स चल रहा है। 6000 प्लस प्रश्नों का एक प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और जीएस को टॉपिक वाइज चुनिंदा 6000 प्रश्नों को, इसमें उन सभी प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और टॉपिक वाइज हैं और टॉपिक में भी बिल्कुल सीक्वेंस में है। अर्थात यहाँ हमारा उद्देश्य है, इस कोर्स में हमारा उद्देश्य है कि हम अपने प्रैक्टिस प्रश्नों के प्रैक्टिस के माध्यम से सारे पूरे कोर्स को कवर कराएं। और जैसे नंबर सिस्टम पढ़ाया गया, उसके बाद आगे अगला चैप्टर, उसके बाद अगला चैप्टर, वैसे रीजनिंग में अल्फ़ाबेट, उसके बाद इस तरह से उसके मॉडल क्वेश्चन को हल करा करके इस पूरे कॉन्सेप्ट को पहुंचाया गया। जैसे जीएस में बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन लगातार कंटिन्यू चल रहा है और टॉपिक वाइज चल रहा है। अर्थात मॉडल प्रश्नों के माध्यम से पूरा उद्देश्य है कि हम क्या करा पाएँ, उस पूरे कोर्स को कवर करा पाएँ। तो इस कोर्स के बारे में आप जानिए ज़रूर और शेयर ज़रूर करें और अपने मित्रों को भी ज़रूर बताएं। इसके लिए, इससे जानने के लिए आप अपने चैनल के ही जहां सब्सक्राइबर लिखा होता है उसके बगल में जो ज्वाइन बटन होता है वहां से जाकर के एक छोटा सा वीडियो है, इस कोर्स के बारे में पूरा डिटेल जान सकते हैं। तो एक बार जानने का प्रयास जरूर करें। तो आइए मित्रों, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं इस साल के बजट का जो ट्रेंड है घाटे का, वो क्या है। 3 बेसिक घाटे होते हैं, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटा। अब आजकल ट्रेंड क्या है, बजट घाटा शून्य दिखाया जाता है, अर्थात सरकार के कुल खर्चे कुल व्यय कुल आय के बराबर दिखाए जाते हैं। ठीक, अब राजकोषीय घाटा जो 2021-22 में अनुमान था वो 6.8% का, और जो अभी संशोधित आंकड़ा आया है वो ये है कि 2021-22 के फाइनल आंकड़े में राजकोषीय घाटा 6.9% तक हो सकता है, अर्थात बढ़ सकता है। हाँ, राजकोषीय घाटा 2022-23 में 6.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। बजट अनुमान 2022-23 में राजकोषीय घाटा 6.4% तक रह सकता है। राजस्व घाटे की बात करें तो राजस्व घाटा 2021-22 में जो बजट अनुमान था वो 5.1% का था, और जो अनुमान लगाया गया है, संशोधित आंकड़ा आया है वो 4.7%, अर्थात राजस्व घाटा घटकर 4.7% तक रहने का अनुमान है। और इसे अनुमान है कि 2022-23 में 3.8% तक कर दिया जाएगा। बात करें प्राथमिक घाटे की तो प्राथमिक घाटे का जो अनुमान था 2021-22 के बजट में, जो बजट अनुमान था वो था 3.1% का। जो संशोधित आंकड़ा आया है वो है कि यह बढ़कर 3.3% तक हो सकता है, और 22-23 में प्राथमिक घाटे का अनुमान लगाया गया है कि इसे घटाकर 2.8% तक कर दिया जाएगा। तो देखिए, ये घाटे का ट्रेंड है बजट 2022-23 में, 21-22 और 22-23। 21-22 के बजट अनुमान क्या थे, 21-22 में नए आंकड़े, संशोधित आंकड़े क्या आए हैं, और 22-23 में अनुमान क्या है। स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि अनुमान है 6.9% राजकोषीय घाटा, 4.7% राजस्व घाटा, 3.3% प्राथमिक घाटे की बात कर रहे हैं, अब हो सकता है। और अगर लक्ष्य की बात करें 6.4, 3.8 और 2.8% तक
राजकोषीय राजस्व घाटा और प्राथमिक घाटे का बजट ट्रेंड में अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो ये बात हुई किसकी, बजट घाटे की। चलिए बात करते हैं कि बजट 2022-23 में जो अनुमानित आंकड़ा है कि विकास दर कहां तक रह सकती है, तो विकास दर जीडीपी के 9.2% तक, विकास दर जीडीपी के 9.2% तक रहने का अनुमान लगाया गया है। अगर बात करें कि भारत में बजट 2022-23 में कुल निवल प्राप्तियों की बात करें कि कुल जो निवल प्राप्तियां होंगी उसमें टैक्स इनकम इनकी 19.3% तक अनुमान है, गैर कर राजस्व 2.7% तक अनुमान है और गैर ऋण से जो इनकम प्राप्त करेंगे वो 0.8% तक। ठीक, देखिए बात किया जाए अगर कि ये जो बजट है कितना बड़ा है, तो बजट का जो आकार है 22-23 में वो अब तक का बड़ा बजट है और इस पूरे बजट में 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट है। माने सरकार कुल कितना व्यय करेगी, 39.45 लाख करोड़, और सरकार 39.45 लाख करोड़ रुपया लाएगी। अर्थात हमें यह देखना होगा कि ये पूरा जो पैसा है वो कहां कहां से किस किस मद से आएगा और कहां कहां खर्च होगा, वो प्रमुख मद कौन है जहां खर्च होगा, प्रमुख मद कौन है जहां खर्च यहां से आएगा। लेकिन अगर बात करें 2021-22 के कंपैरिजन में, तो 2021-22 में जो बजट का आकार था वो था 34.83 लाख करोड़ रुपए, जो बढ़कर 37.70 लाख करोड़ रुपए, 37.70 लाख करोड़ रुपए हो गया, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर आई और उसमें ये सब ट्रेंड हुआ। और इस बार बजट हमारा है 39.45 लाख करोड़ का, बहुत बड़ा अब तक का भारी भरकम बजट है, जिसमें उधारी से प्राप्तियां 22.84 लाख करोड़ रुपए, 22.84 लाख करोड़ रुपए उधारी से प्राप्त होगी। तो एक बहुत बड़ा रकम इस बजट में हम उधारी से, इसका मतलब एक जो मात्रात्मक सुधार है उस पर अंकुश रखना थोड़ा टफ होगा। माने जो राजकोषीय घाटा है वो काफ़ी, राजस्व घाटा है वो काफ़ी टफ होगा उसे मेंटेन कर पाना सरकार के लिए। ठीक, अब आइए जल्दी से हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार सरकार के जो इतना भारी भरकम बजट 34.45 लाख रुपए का बजट जो है वो इतना पैसा लाए, 39.45 लाख रुपए का जो बजट है वो इतना ढेर सारा पैसा वो लाएगी कहाँ से। अर्थात सरकार के जो प्रमुख मद हैं, रुपया आएगा कहाँ से और रुपया जाएगा कहाँ से, सरकार का वो कौन सा सबसे बड़ा मद है जहाँ से रुपया प्राप्त होगा, और सरकार के वो प्रमुख मद कौन से हैं, बड़े मद कौन से हैं जहाँ पैसा खर्च होगा। अगर इसमें बात करें तो निगम कर से सरकार 15 पैसा प्राप्त करेगी। देखिए करों में निगम कर से 15 पैसा, आय कर से भी सरकार को 15 पैसे प्राप्त होंगे, अर्थात 15% और 15% जो पिछली बार से ज्यादा है। और सीमा शुल्क से 5 पैसा जुटाएंगे, उत्पाद शुल्क से 7 पैसा जुटाने का लक्ष्य है, जीएसटी से 16 पैसे का टारगेट है, अर्थात 16% कर राजस्व आय इनकम इनकी यहां से होगी। ऋण और अन्य देयताओं से 35 पैसा, अर्थात सबसे ज्यादा जो सरकार पैसा जुटाएगी वो ऋण और अन्य देयताओं से। टैक्सों में बात करें तो 16 पैसे के साथ जीएसटी टॉप पर है, और व्यक्तिगत करों में, प्रत्यक्ष करों में अगर बात करें तो निगम कर और आय कर इस बार बराबर है। ठीक, ये तो बात हुई किसकी, ये बात हुई कि रुपया आएगा कहां से। फटाफट इसे आप नोट करेंगे, सबसे बड़ी मद कौन सी है इसे भी नोट करेंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि रुपया जाएगा कहां, सरकार का रुपया खर्च कहां होगा। तो इस साल के बजट के ट्रेंड में रुपया जाता है, अर्थात रुपया जाएगा कहां, खर्च जो सरकार करेगी उसका जो सबसे बड़ा मद है उसे आइए देख लेते हैं। देखिए केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर सरकार केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 9 पैसा खर्च करने वाली है। केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं जो हैं उस पर सरकार 15 पैसा, अर्थात केंद्र सरकार योजनाओं पर कुल 24 पैसा खर्च करेगी, अर्थात सबसे बड़ा खर्चा उसका अगर देखा जाए दोनों योजनाओं को मिलाए तो 24 पैसा हो रहा है। ब्याज अदायगी में 20 पैसा, अकेला मद ब्याज अदायगी आज भी सरकार के सबसे बड़े खर्चे का मद है। ब्याज अदायगी में सरकार 20% अर्थात 20 पैसा खर्च करेगी। रक्षा मद 8 पैसा खर्च करेगी, जो पिछले साल से भी बड़ा है। 3,85,370 लाख करोड़ रुपए रक्षा बजट बढ़ाया गया है।
और शिक्षा बजट भी इस बार बढ़ाया गया है। सब्सिडी पर सरकार 8 पैसा खर्च कर रही है। वित्त आयोग और अन्य अंतरण के लिए जो वित्त आयोग की सिफारिश पर पैसे ट्रांसफर होते हैं उस मद का खर्चा है 10 पैसा, और 17 पैसा वो है जो करों में से राज्यों को हिस्सेदारी दी जाएगी। तो अगर देखें तो सबसे ज़्यादा खर्चे की मद, व्यक्तिगत मद जो है वो ब्याज अदायगी है, और फिर दूसरे नंबर पर केंद्र की योजनाएं होती हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बड़ा पैसा खर्च होगा। और सरकार धन जुटाएगी वो सबसे ज़्यादा 35 पैसा अर्थात 35% वो कहाँ से जुटा रही है, वो जुटा रही है ऋण और अन्य देवताओं से। तो ये तो जानकारी थी किसकी, ये जानकारी थी आपकी इस साल के बजट में जो ट्रेंड है, बजट का आकार और बजट में पैसा आएगा कहां से और जाएगा कहां से, सबसे बड़ी रकम और सबसे बड़ी रकम। ठीक, आप हैं अपने YouTube चैनल स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज पर। स्टूडेंट क्लासेस प्रयागराज खास ट्रिनिटी प्रोग्राम आपको दे रहा है। प्रत्येक वीडियो पर MCQs लगे हैं और स्ट्रेटेजिक करंट अफेयर्स कवर कराया जा रहा है, जहां पूरे साल भर की करंट अफेयर्स को अधिकतम हम 15 घंटे में मंथली कवर कराते हैं, और हर महीने अधिकतम आपका 1 घंटा लेते हैं, और पूरे साल भर में अधिकतम 15 घंटे, 15 वीडियो और 300 से 350 प्रश्न। और ये सब आपको मिलेगा हमारी वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर। आप अपने इस YouTube चैनल से जुड़े, गूगल पर जो आपकी वेबसाइट है वहाँ पर फ्री नोट्स अवेलेबल हैं, MCQs हैं टॉपिक वाइज सभी विषयों पर, और साथ ही साथ वीडियो बेस्ड MCQs हैं, करंट अफेयर्स से जुड़े MCQs हैं, हिंदी, सामान्य हिंदी 500 से ज़्यादा प्रश्नों का भंडार है आपके पास, मॉडल क्वेश्चन लगे हैं, वहाँ से जाकर के आप हल कर सकते हैं। और रोज रात 8 से 9 बजे के बीच में आपकी वेबसाइट पर एक क्विज आयोजित की जाती है, उसमें आप जरूर शामिल हों। ठीक, तो देखिए 8 से 9 बजे वाली क्विज में आप रोज शामिल जरूर हों, वहाँ पर आप सबमिट करें, आप एक टेस्ट का अच्छा अनुभव प्राप्त करेंगे। चलिए देखिए बजट 2022-23 की महत्वपूर्ण घोषणाओं में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि इस बजट में माना गया है कि भारत अमृत काल में है। अमृत काल का मतलब है भारत 75वें आज़ादी के 75 से 100वें साल में हम आज़ादी के अमृत कालखंड, इस टाइम पीरियड को 25 साल को 75 से 100 साल को अमृत कालखंड कहा गया है, अर्थात हम कहाँ हैं, अमृत कालखंड में हैं। और इस पूरे बजट को कहा गया है कि ये जो बजट 2022-23 है ये अमृत कालखंड की अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करेगा, ऐसा माना गया है। और दूसरी बात, बजट 2022-23 के 3 टारगेट तय किए गए हैं। इसमें माना गया है कि हम इसके माध्यम से एक बृहद अर्थव्यवस्था के विकास पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था अर्थात समावेशी सभी लोगों के कल्याण पर भी बल दिया जा रहा है। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण पर पूरा फोकस है, प्रौद्योगिकी आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जा रहा है, ऊर्जा संबंधी बदलाव और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यक्रमों पर बढ़ावा दिया जा रहा है। निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद चक्र से लाभ लेने की बात की गई है, अर्थात निजी निवेश को लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार ने ऐसा ट्रेंड इस बार बताया है। तो ये तो जानकारी है क्या इस अमृत कालखंड की, क्या होता है अमृत कालखंड, सरकार की दृष्टि में अमृत कालखंड क्या है, यह बजट किस प्रकार से अगले 25 साल की अर्थव्यवस्था के आधारभूत जरूरतों को गति प्रदान करेगा। ठीक, अगर बात करें कि महत्वपूर्ण आधारभूत जो इस बजट में सरकार द्वारा घोषणाएं की गई हैं, तो उसमें सबसे पहली बात तो आधारभूत संरचना में अगर बात करें तो लक्ष्य है कि 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे, 25,000 किलोमीटर तक नेशनल हाईवे का विकास किया जाएगा। और दूसरा, 4 नई जगहों पर मल्टी नोडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना करेंगे जो निर्यात और इन सबको प्रोत्साहित करेगा। 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य रखा गया है, 400 नई वंदे भारत ट्रेन चलाने का लक्ष्य घोषित किया गया है। 900 नए कार्गो टर्मिनल स्थापित करेंगे रेलवे के क्षेत्र में, जिससे माल ढुलाई और इन सब जगहों पर अर्थात सुविधाएं बढ़ाएंगे। इसके अलावा 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट की घोषणा की गई है। इसके अंतर्गत स्टेशनों में आर्थिक रूप से किस तरह से दोहन किया जा सकता है इस पर बात की गई है। साथ ही साथ सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है और रेलवे सुरक्षा में टारगेट है कि इस बजट सत्र में 2000 किलोमीटर तक स्वदेशी सुरक्षा कवच तकनीकी का विस्तार किया जाएगा। तो ये तो एक वैश्विक आधारभूत संरचना पर परिवहन में
घोषणा की गई है। इसके अलावा रेल, एयरवेज, इन सब के साथ साथ पर्वतमाला परियोजना, इसमें कहा गया है कि राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत रोपवे पर्वतीय क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए और बेहतर विकास किया जाएगा। तो ये तो जानकारी थी। चलिए, पूरे देश में बढ़ते हुए रासायनिक के प्रयोगों पर अंकुश करने के लिए रासायनिक खेती को, रसायन मुक्त खेती को और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गंगा नदी के दोनों तट पर 5 किलोमीटर तक जैविक खेती को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई गई है और इसके अंतर्गत जैविक खेती करने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा, अर्थात एक बहुत बड़ी बेल्ट, ग्रीन कॉरिडोर जैसा तैयार किया जाएगा। साथ ही साथ किसान ड्रोन को बढ़ावा देंगे, अर्थात एग्रीकल्चर में ड्रोन के यूजेस को, ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसमें भूमि का रिकॉर्ड, कीटनाशकों पर छिड़काव, डिजिटलीकरण और फसलों का आकलन, इन सब में मैक्सिमम यूज किसका करेंगे? ड्रोन का यूज करेंगे। ठीक, तो ये तो इस तरह से समय के साथ ड्रोन के यूजेस एग्रीकल्चर में बढ़ावा करने की बात की गई है। साथ ही साथ बताया गया है कि चूंकि ड्रोन के यूजेस बढ़ेंगे तो ड्रोन को एक सेवा के क्षेत्र रूप में विकसित किया जाएगा, एक सर्विस के रूप में विकसित किया जाएगा और लोग ड्रोन के फील्ड में सर्विस देंगे जो भी हमारी जरूरत होगी। और इस फील्ड में जो स्टार्टअप शुरू करेगा उस स्टार्टअप को सरकार बढ़ावा देगी और प्रोत्साहित करेगी। केन बेतवा लिंक परियोजना है, इसे कार्यान्वित किया जाएगा और इसके लिए 44,605 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और इस पूरी परियोजना पर क्या कहा गया है कि लाभ होगा, लगभग 62 लाख लोग पेयजल का फायदा प्राप्त करेंगे, 9.8 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 103 मेगावाट पन बिजली और लगभग 27 मेगावाट सोलर पावर यहां से प्राप्त करेंगे, ऐसा लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, एक बहुत बड़ी परियोजना के लिए बजट आवंटित किए गए हैं जो पेयजल, सिंचाई और ऊर्जा जरूरतों को पूरी करेगा। इसके अलावा देश में कौशल और रचनात्मकता के विकास को ध्यान में रखते हुए एक तो ड्रोन को एक सर्विस के रूप में विकसित किया जाएगा और ड्रोन स्टार्टअप को सरकार बढ़ावा देगी, वित्तीय मदद प्रदान करेगी। विज्ञान और गणित को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पूरे देश में 750 वर्चुअल प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी, 75 ई लैब खोले जाएंगे जिससे गणित और विज्ञान के क्षेत्र में बढ़ावा हो सके। ठीक, इसे आप नोट करते चलें, स्क्रीनशॉट लेते चलें जिससे आपको फायदा हो। शिक्षा के क्षेत्र में और कुशलता बढ़ाने के लिए पीएमई विद्या योजना का विस्तार किया जाएगा। पिछले बजट में ही इसकी शुरुआत की गई थी और स्पेशली इसकी शुरुआत और जरूरत तब हुई जब लॉकडाउन लगे, तब लोग घरों से बच्चे पढ़ने लगे, तब इसकी जरूरत पड़ी और वहां क्या प्रावधान किया गया कि एक कक्षा के लिए एक टीवी चैनल, तो अब तक कुल 12 टीवी चैनल विकसित किए गए थे। अब घोषणा की गई है कि इनकी संख्या बढ़ाकर 400, तो कुल देश में 400 टीवी चैनल बढ़ाकर कर दिए जाएंगे और साथ ही साथ एक विश्व स्तरीय डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की गई है। डिजिटल विश्वविद्यालय और देश में 23 नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के अंतर्गत, टेली हेल्थ मेंटल प्रोग्राम के अंतर्गत 23 नेशनल टेली मेंटल सेंटर खोले जाएंगे। इसमें सरकार का दावा है कि कोविड के दौरान लोग घरों से काम किए, स्कूल नहीं जा पाए, इस वजह से बहुत मानसिक परेशानी और उन सब की किसी को कंसल्टेशन की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है, तो इन सब जगहों से वो काउंसलिंग प्राप्त कर सकते हैं। तो ये इस फील्ड में कौशल और लोगों के स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई घोषणाएं की गई हैं। साथ ही साथ सरकार का लक्ष्य है 2022-23 में हर घर नल, इस लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। इसके लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं और 3.8 करोड़ परिवारों को इसमें शामिल किया गया है और पूरे इस लक्ष्य को इस बार प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अगर देखा जाए 2022-23 में सरकार ने लक्ष्य रखा है कि कुल 80 लाख नए मकान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 80 लाख नए मकान बनाने का लक्ष्य 2022-23 में है। तो 2 हर घर जल नल का टारगेट और 80 लाख नए मकान का टारगेट की घोषणा की गई है।
और साथ ही साथ 2022-23 में सरकार का लक्ष्य है कि 5G नेटवर्क का शुरुआत कर दिया जाएगा, 5G नेटवर्क की शुरुआत की जाएगी। विदेश यात्रा को और बेहतर और सुलभ बनाने के लिए सरकार अपने पासपोर्ट को और बेहतर और स्वीकारोक्ति बढ़ाने के लिए ई पासपोर्ट की शुरुआत कर रही है। क्या लक्ष्य घोषित किया गया है इस बार कि ई पासपोर्ट की शुरुआत की जाएगी और जिससे विदेश यात्रा सुलभ हो सके। पासपोर्ट में चिप लगा होगा, उस चिप में सारी इंफॉर्मेशन दर्ज होगी। आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा, आरबीआई डिजिटल करेंसी जारी करेगा। ई रुपया, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं करंट अफेयर्स के सेशन में। ई रुपये का कॉन्सेप्ट जो था वो है एक ई भुगतान बाउचर है, ई बाउचर है। और इस ई बाउचर में सरकार का क्या लक्ष्य है, इस ई बाउचर के माध्यम से सरकार एक पर्टिकुलर भुगतान करवाएगी। ये करेंसी नहीं है, वो ई बाउचर वहीं यूज होगा जब भुगतान करना होगा और किसी खास उद्देश्य में, उसे सब्सिडी और इन सब जगहों पर यूज किया जाएगा। लेकिन डिजिटल करेंसी, क्योंकि लगातार डिजिटल भुगतान तो देश में हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार आरबीआई को नोट छापने पड़ते हैं। वो नोट भले ही बैंकों में रहें लेकिन रहते हैं। सरकार अर्थात डिजिटल भुगतान तो हो रहा है लेकिन किससे उसको मुक्ति नहीं मिल रही है, अभी भी नोट छापने उतने ही पड़ते हैं। तो जितना डिजिटल भुगतान हो उस रेशियो में कुछ नोट कम छापने पड़े, इसलिए डिजिटल करेंसी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। अर्थात जैसी मुद्रा होती है वैसे ही डिजिटल फॉर्म में रहेगी, जो फिजिकली नहीं होगी, जिसे हम ले छू नहीं पाएंगे। ठीक, नॉर्थ ईस्ट एक बहुत बड़ा हिस्सा है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र हमारा है और हमारे इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास के लिए एक स्पेशल योजना शुरू की गई है। उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से इस योजना को कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल के नाम से एक योजना चलाई गई है। इसके लिए 1500 करोड़ रुपए पहले आवंटित कर दिए गए हैं। इसके अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में बुनियादी क्षेत्रों में सुधार के लिए ये पैसे खर्च किए जाएंगे। ठीक, तो ये इस साल के बजट की कुछ नई महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं। और इस बार सरकार द्वारा जो टैक्स का स्लैब है इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात आयकर स्लैब पिछले साल ही जैसा है, इस बार कोई ऐसा बदलाव नहीं किया गया है। तो ये बेसिक जानकारी थी किसकी, बजट 2022-23 की, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सरकार के किस प्रकार के आय होते हैं, कितने आंकड़े इसमें शामिल होते हैं, घाटों का ट्रेंड इस बार क्या है, बजट का आकार कितना बड़ा है, किस एरिया में कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, कहाँ से ला रही है, सरकार के खर्चे का सबसे बड़ा मद कौन है, सरकार के आय का सबसे बड़ा मद कौन है, और सरकार की जो बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं इस बार के बजट में, उसे हम लोगों ने देखा। तो ये बजट के आकार और बजट की घोषणाओं के साथ देखिए ये पूरा बजट का सेक्शन पूरा होता है, जिसमें ये तो डायनेमिक पोर्शन है, करंट है। इसके अलावा 2 बेसिक वीडियो आप पीछे देख करके आए होंगे, न देख करके आए हों तो देख करके जरूर आएँ। हाँ, आप अपने वेबसाइट www.studentclassesprayagraj.com पर रोज रात 8 से 9 बजे जो टेस्ट सेशन होता है उसमें शामिल होना न भूलें। ये केवल 8 से 9 ओपन होता है, जरूर जाएं और अपनी पूरी वेबसाइट में लगातार टॉपिक वाइज प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए विजिट करें, फ्री नोट्स के लिए जरूर विजिट करें। ये जो पूरा महाअभियान शिक्षा का चल रहा है, आप तक हम एक उच्च और एक बहुत स्ट्रेटेजिक सटीक तैयारी का माध्यम हम बने, इसके लिए पूरे रात दिन की योजना और मेहनत हम कर रहे हैं। इस पूरी योजना से अगर जरा सा भी आपको लाभ मिला हो और आपको फायदा हो तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और सपोर्ट के लिए आप इन यूपीआई हैंडल के माध्यम से सपोर्ट में मिनिमम 29 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन आप हमें कर सकते हैं, 1 रुपये का भी कर सकते हैं, लेकिन 29 से कम के कंट्रीब्यूशन की व्यवस्था यूट्यूब पर नहीं है, इसलिए 29। तो ये केवल सपोर्ट के लिए है, इससे हमें प्रोत्साहन मिलेगा, हम और बेहतर आपके लिए उपलब्ध करा पाएंगे कंटेंट। तो शेयर करना नहीं भूलेंगे, वेबसाइट पर विजिट करना नहीं भूलेंगे, और अगर आपको पसंद आए तो सपोर्ट करना भी हमें नहीं भूलेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।